हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल आप लोगों के? फटाफट सुनाएंगे। सब बढ़िया, मजे में? और अगर ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है तो एक बार हम सब जरूर करके मुझे कंफर्म करेंगे, सो दैट हम आगे बिना देरी की क्लास को शुरू कर सकें। तो एक बार जल्दी से बता दो। पहले तो क्लास का बता देंगे, सब कुछ होल ओके है। देन अपना बता देना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सब मजे में? जी, गुड इवनिंग सभी को। हर्षित चौधरी, झील कमल, वीएसपी पनवार, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी की ओर से। गुड इवनिंग, राधे राधे। आप बढ़िया? चलो, अच्छी बात है। आज आप पहली बार लाइव जुड़े हैं? अच्छा जी, चलो ठीक है। मतलब बाद में देखते थे आप। राधे राधे। रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं चल रही? अभी आपकी क्लास ये साइकोलॉजी की रहेगी। एंड आज आपकी एक क्लास और ऐड कर दी गई है, वो है आपकी जीएस की क्लास। ठीक है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। अपुन की ओर से भी राम राम, अमन अपन की ओर से भी। अरे अरे गौरव जी, राधे राधे। नमस्ते जी, नमस्ते। सब बढ़िया। देखो, आज हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है, आज उसके बेस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस उसके बेस पे नहीं है, ये आपके पीवाईक्यूज हैं। आज हम जो 40 क्वेश्चन करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं, उनमें कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्वेश्चन। चारों ऑप्शन सही होते हैं, बस हमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। कैसे करोगे वो आज आपको समझ में आ जाएगा। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो 2023 में हमारा इमारस का पेपर हुआ, उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। 3 सेट थे, तो टोटल कितने क्वेश्चन होने थे? 30 क्वेश्चन होने थे। उनमें से 25 क्वेश्चन ऐसे मेरे को देखने को मिले जो मैं आपको अभी तक करवा चुकी, उसके बेस पे थे। एक दो क्वेश्चन थे जो आईसीटी टूल से थे, 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से था, एक एडोलेसेंस से था, और एक हमारा टीचिंग मॉडल से। ये 5 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन बाकी के जो 25 क्वेश्चन है वो आज की क्लास में होंगे। और इसके साथ में मैंने 15 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, सो दैट हम 1 घंटे की क्लास में बढ़िया से कर पाए। हाँ, आज आपने फेस्ट किया है क्या? फेस्ट होता है या फास्ट होता है? चलो कोई बात नहीं, हम स्लो में भी काम चला लेंगे, फास्ट से भी चल जाएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। वो ये है, जैसा आपको पता है कि आज आपकी 8 बजे क्लास होगी इसी चैनल पर, यूट्यूब के ऊपर। और वो सपना मैम की क्लास होगी, और उसके अंदर आपको करवाया जाएगा जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस। अब देखो, जीके आएगी आपकी 10 मार्क्स की। और ये जो 10 मार्क्स हैं उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जीएस में दोस्तों बहुत ज्यादा सेक्शन कवर हो जाते हैं। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, स्टैटिक जीके भी आ जाता है, करंट भी आ जाता है। तो इसके लिए अगर हम सारे कंटेंट में पजल होंगे ना, थ्योरी पढ़ेंगे, तो कुछ नहीं होगा। आप इस 10 मार्क्स के लिए किसी भी सोर्स को अवॉइड, किसी भी सोर्स को अपने पास से हटा दो, कोई भी ना हो। आप सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के भरोसे रहना। सपना मैम आपको वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक कवर करवाएंगे जिनके बल पर आप 10 में से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ये अश्योरिटी हम आपको दे सकेंगे, हमारी कोशिश यही है। तो प्लीज आप जीएस के लिए किसी और चीज पर डिपेंड मत रहना कि हम बुक पढ़ें और कुछ पढ़े नहीं। आप बस ये क्लास पढ़ लो, इतना इनफ है। क्योंकि 10 मार्क्स के लिए इतना ज्यादा सेक्शन को उठाना, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना जरूर करेंगे। 8 बजे सभी को क्लास में जुड़ना है। अच्छा, करवा चौथ का फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है जी, मैं समझ गई थी आप किसका बोल रहे हो। और टेस्ट भी मिलेंगे क्या? हाँ, टेस्ट भी मिलेंगे। पेड कोर्स में क्लासेस भी रेगुलर होती हैं। देखो, पेड और यूट्यूब का इतना ही फर्क होता है कि यूट्यूब के ऊपर सीरियसनेस नहीं होती, पेड बैचेस में वो आ जाते हैं। और हमारा टारगेट है ईएमआरएस। डेट आपकी नजरों के सामने है, वो डेट आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। और आप उसके लिए हर रोज कोशिश करेंगे, और हर रोज हमारा आज से बेहतर होगा। कल से बेहतर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मुझे जल्दी से दे देंगे। सेशन को फटाफट शेयर कर देंगे। प्रैक्टिस सेशन में तब मजा आता है जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए और फटाफट आंसर दें, ये पता चले कि कितना स्कोर आपका रहता है। सब अपना अपना काउंट करना, लास्ट में सबका पूछूंगी। जो आज का विनर होगा उसे काल्पनिक तौर से इनाम दिया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है? नमस्ते जी, नमस्ते। जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक टीचर की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इमोशन। एक टीचर की वो क्षमता जो किसी स्टूडेंट के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, और फिर उसको क्या करती है? अंडरस्टैंड करती है, समझती है। वो किससे रिलेटेड है? क्या वो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन है? वो आपका इमोशनल रेगुलेशन है? वो इमोशनल
की बजाय सोशल अवेयरनेस है या रिलेशनशिप की स्किल्स हैं? जल्दी से जवाब दो, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, फिर मैं आपको बताती हूँ। नोट्स मैं आपको जल्द ही कंप्लीट करवा के इस वीकेंड पे कंप्लीट ही एक साथ प्रोवाइड करवा दूंगी, डोंट वरी। वो तैयार हो रहे हैं, यूनिट 3 के भी यूनिट 4 के भी। इसके अंदर आपकी पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा ताकि आप एक साथ उनको निकलवा पाए, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए और प्लीज, काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो रात को 2 बजे 3 बजे मैसेज करते रहते हैं। मैसेज से काम नहीं चलाते, फोन कर देते हैं डायरेक्ट। भाई टीम को सो जाने दिया करो। ऐसा तो थोड़ा बहुत तो इंसानियत बरतो, किसी दूसरे देश से आए हो जो आपको ये नहीं पता कि भारत में टाइमिंग क्या हो रखी है अब की। बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। भावनाओं को पहचानना है, उनको समझना है, तो वो हमारा आइडेंटिफिकेशन में आएगा। पहचान का नाम लिया गया है। इमोशनल रेगुलेशन और आइडेंटिफिकेशन का डिफरेंस बता रही हूं, ध्यान से सुनेंगे। बच्चे के जो अफेक्टिव डोमेन होता है, उस अफेक्टिव डोमेन का ही हिस्सा क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इस अफेक्टिव डोमेन में ही क्या आते हैं? हमारे इमोशंस आते हैं। ये जो इमोशंस हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो आप उन इमोशंस का क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई का मतलब है कि आप दूसरे के इमोशन को पहचान रहे हो, खुद के इमोशन को पहचान रहे हो। कई बार हम बैठे होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा यार मेरा मूड कैसा हो रखा है, क्या क्या चल रहा है मेरे माइंड में, तो यानी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अगर आपको ये लग रहा है कि आज मैं खुश हूं, आज मैं दुखी हूं, आज मैं नाराज हूं, आज मैं उदास हूं, तो ये आपके खुद के इमोशन पहचानने हुए। अगर आप किसी दूसरे के पहचान पाते हो कि आज ये थोड़ा अपसेट लग रहा है, आज ये थोड़ा बीमार लग रहा है, तो ये हमारे क्या हुए? दूसरों के इमोशन पहचानने हुए। तो इस आइडेंटिफिकेशन में 2 तरीके की स्किल आती हैं। एक तो आती है इंट्रापर्सनल, एक तो क्या होता है दोस्तों? इंट्रापर्सनल। एक तो होती है इंट्रापर्सनल स्किल और एक होती है हमारी इंटरपर्सनल स्किल। एक क्या होती है? इंटरपर्सनल स्किल होती है। इस इंट्रा का मतलब होता है सेम। इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम। तो यानी कि सेम पर्सन की, इसका मतलब हुआ खुद के इमोशंस को पहचानना। इसका मतलब है खुद के इमोशंस को पहचानना तो होता है इंट्रापर्सनल। और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि दूसरों के इमोशन को पहचानना ही क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल कहलाता है। इसमें तो इन्होंने डायरेक्ट ए ऑप्शन दे दिया। अगर वो ब्रॉड में दे देता, ऑप्शन हमें ये दे देता, तो बताइए आंसर क्या होता? हम स्टूडेंट के इमोशन पहचान रहा है एक टीचर, दूसरों के अगर आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वो कौन सी स्किल होगी? वो इंटरपर्सनल स्किल होगी। फिर उसके बाद में आता है आइडेंटिफिकेशन के बाद में रेगुलेशन। ये जो लिखा है हमारा सेकंड ऑप्शन, इमोशनल रेगुलेशन। इस रेगुलेशन का मतलब क्या है? तो रेगुलेशन होता है दोस्तों उनको कंट्रोल करना। मुझे गुस्सा आ रहा है भयंकर, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पा रही। एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? टॉलरेंस होना चाहिए, उनके अंदर पैशंस होना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा वो कर रहा है, फिर भी कोई नहीं, छोड़ो, थोड़ा शांत, कंट्रोल करना आना चाहिए, वो रेगुलेशन में जाएगा। तो हमारा आंसर बी नहीं दोस्तों, ए हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा चीजें बता दी हैं। पैडागोजी भी करवाऊंगी अगले 4 दिन में, एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर दूं, उसके बाद में पैडागोजी एनईपी सब करवा दूंगी। विश्वास करो तो बिना कुछ सोचे करो, वरना वही बात है, जहर देख के पीता तो की पीता, इस सोच के कीता तो क्या कीता। तो अगर तुम्हें विश्वास करना है तो इतना सोचना क्यों, सीधा ही कर लो। बहुत सारे भी लोग बी दे रहे थे, अब अचानक चेंज कर गए, चीटिंग कर गए। कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेने दो, गलतियों को सुधारना ही हमारा काम है। अभी हमारे हाथ में इरेजर है, कर लेंगे, लेकिन पेपर में बैठोगे तो व्हाइटनर नहीं मिलेगा दोस्त, तो पहले ही तैयार कर लो उस हिसाब से। कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? यूनिट टेस्ट से रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन नहीं है, उस नोट का बताना है। बताओ कौन सा है जो यूनिट टेस्ट में नहीं आता, उसका गुण नहीं है? जल्दी जवाब देंगे, चिटिंग कोई नहीं करेगा, अपना अपना जवाब देंगे। ये नहीं देखना कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट बी की तरफ जा रहे हैं, बी लिख दो, अपने टाइप कर दो बार बार, ऐसा मत करना, वरना मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगी। डी की तरफ जा रहे हैं। देखो इसका काम ये है क्या कि दक्षताओं की सीमित संख्या तक सीमित, शिक्षक के द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं, उपचारात्मक कार्य हेतु होते हैं, मानकीकृत। ओ, देखते ही समझ में आ गया। स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से होते हैं? जो किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा बनाए जाते हैं, जो बोर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। और यूनिट टेस्ट क्या होता है? ये देखने के लिए होता है कि हमने कितना सीखा, ताकि हम बच्चे को रेमेडी दे पाए। ये पूरी तरीके से टीचर के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है। इसके अंदर कुछ लिमिटेड मार्क्स होते हैं, उस हिसाब से हम ये देखते हैं कितने मार्क्स आ गए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यूनिट टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट में काउंट नहीं होता, वो तो जजमेंटल के पर्पज होता, वो तो किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा होता है, इसलिए हम डी ऑप्शन मार्क करेंगे।
अगला बताओ, व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, सॉरी डिस्कवरी मेथड का एडवांटेज कौन सा नहीं है, कौन सा लाभ नहीं है, जल्दी बताओ। क्या मीनिंग बताया था, क्या बताया था, डिस्कवरी मेथड यानी कि बच्चा खुद से डिस्कवर कर रहा है, अपने ज्ञान का खुद निर्माण कर रहा है। ये विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार होने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। यस जी करती है। ये डेवलप करती है बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, ये बात भी सही, आत्मनिर्भर बनाती है। ये मेथड छोटे बच्चों के लिए होता है क्या, नहीं, छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि एप्पल की स्पेलिंग कैसे डिस्कवर करें, वो तो रोट मेमोरी के ऊपर चलते हैं। बचपन में तो मेमोरी लेवल पर टीचिंग दी जाती है। इनके अंदर अगर हम बच्चे खुद से करेंगे तो उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, सही बात है, एक क्रिटिकल एटीट्यूड डेवलप होगा, ये भी इसका हिस्सा है। विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करती है, सही बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, सही बात है। लेकिन डी ऑप्शन हमारा नहीं के सेंस में पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर एकदम बढ़िया, वेल डन। अगला क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस नॉट कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। उस ऐसा क्वेश्चन आपको बताना है जो प्रोसेस बेस्ड है, जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मैं आपसे पूछूं 2 और 2 कितने, 4, तो ये प्रोडक्ट हुआ। लेकिन मैं पूछूं 2 और 2 4 कैसे होते हैं, तो आप एक्सप्लेन करोगे वो प्रोसेस है। तो बताइए उनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो प्रोसेस आधारित है, जो कैसे हैं, प्रोसेस आधारित है। मैं तो एग्जाम तक यहीं खड़ी हूं हर रोज संडे को छोड़ के। कितनी क्लास और होंगी, अब पहले ही बता दो इनको कितनी और होंगी। अरे 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 सुमित जी थैंक यू, बड़ी कमाल की बात की। बताइए क्या आएगा, फोर्थ का आंसर क्या होगा दोस्तों। देखो कन्वर्जेंट क्वेश्चन वो होते हैं कि आपने 4 अलग अलग क्वेश्चन किए लेकिन आंसर उनका क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, एक ही जगह पर आ गया, एक ही जगह पर हुआ, तो वो हमारा क्या है, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। वो क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। जैसे मैं आपको कहूं कि आंसर 3 आना चाहिए, बताओ क्या करोगे, तो तुम ये भी तो कह सकते हो 10 में से 7 घटा दो, तुम ये भी कह सकते हो 8 में से 5 घटा दो, ये भी तो बोल सकते हो 2 में 1 जोड़ दो, ये भी बोल सकते हो 4 में से 1 घटा दो, आंसर तो 3 ही आ रहा है। तो अलग अलग क्वेश्चन का एक ही आंसर, वो तो प्रोडक्ट बेस्ड हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता मैम, ये नहीं हो सकता। डाइवर्जेंट क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें अलग अलग आंसर हो सकते हैं, मल्टीपल, आप इलेबरेट करके लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव है, विस्तृत जवाब दे रहे हो, तो ये होगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तो एक फैक्ट है, एक प्रोडक्ट है, तो ये वाला नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बताने हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट में तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी हो जाएगा। ओपन क्वेश्चन जिनमें आप अपने अपने ओपिनियन के बेस पर जवाब दोगे, यस मैम। और क्लोज्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिनका सिर्फ एकमात्र हाँ ना में जवाब होता है, जिनका जवाब हमें मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्लोज्ड कहते हैं। क्या क्या बचा आपके पास में, आपके पास में आया ऑप्शन बी, क्या आया, ये सेकंड वाला पॉइंट सही था, फोर्थ सही था और फिफ्थ सही था। 2 4 5 किस में है, 2 4 5 डी ऑप्शन में है, तो ये हमारे प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर देखो क्वेश्चन का मतलब ये था कि एक तो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बस आपको यही बताना था कि सब्जेक्टिव कौन से हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव जो होते हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं दोस्तों। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक फैक्ट होता है, एक स्टैंडर्ड आंसर होता है, ओनली वन आंसर, तो इन्हें हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड या कंटेंट ओरिएंटेड कहते हैं। इसका मतलब ये था कि आपको वो बताना है जो प्रोसेस ओरिएंटेड है। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन जिनके बहुत ज्यादा आंसर होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिनमें आप अपना ओपिनियन लिखते हो, ओपन क्वेश्चन जिनमें आप अपने हिसाब से लिखते हो, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, हमें उस डिफिकल्ट लेवल को समझना है और उसको पार करना है कि हमें ये भी एक टाइम पर इजी लगने लगे, तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगला आपको बताना है, ये EMRS का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आया था, अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। कौन सा है जो अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक, जो एकदम फाइनल एट द एंड ऑफ द सेशन होता है। एंड एक होता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक क्या होता है हमारा, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है।
इसका मतलब है कि हम किसके लिए आकलन कर रहे हैं, सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है। आपसे ये पूछा गया है कि समेटिव का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। समेटिव जो होते हैं वो स्कॉलरशिप, हाँ, लास्ट में फाइनल होता है। अनेक्डोटल रिकॉर्ड हमारा समेटिव में जुड़ता है, एनुअल एग्जाम भी जुड़ते हैं, लेकिन होमवर्क चेक करना किस में आ जाता है, फॉर्मेटिव में आ जाता है। होमवर्क चेक करना किस में आता है, फॉर्मेटिव में आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अरे अरे अरे, डी की तरफ क्यों भागे जा रहे हो भाई, ए आंसर तो बहुत कम ने बताया, ये तो गलत कर रहे हो आप। होमवर्क चेक करना फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये हर रोज का काम है जो सीखने के दौरान होता है। सीखने का आकलन मतलब हम ये देख रहे हैं कि कितना सीखा, तो ये अलग हो जाएगा हमारा। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, ए होगा। वेरी गुड, चलो ठीक है। अगला बताएंगे आईसीटी जो मॉडल होते हैं, वैसे मैंने आपको आईसीटी मॉडल करवाया नहीं है, बट कोई नहीं, क्वेश्चन आ गया तो बता देती हूँ एक बार के लिए। जो हमारा एक एश्योर मॉडल होता है, इसमें कौन सा नहीं होता, ये दिया गया था गैगने के द्वारा, ठीक है। आपने ए दिया था, चलो बढ़िया, आपने अच्छा बताया। इस ए का मतलब होता है सबसे पहले हमारा जो लर्नर है उसको एनालाइज करो, उसको समझो, उसके इंडिविजुअल नीड को समझो, उसको जानो। फिर आप उस बच्चे के लिए क्या सिलेक्ट करो, उस बच्चे के लिए आप एक स्टेटमेंट दो। क्या दो, स्टेटमेंट दो, किसकी, ऑब्जेक्टिव की। यानी कि हमें क्या सेट करने हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव स्टेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। अगले अस से फिर हमें उसके रिगार्डिंग सिलेक्ट करना होगा, क्या कंटेंट पढ़ाओगे, क्या मेथड यूज करोगे, क्या क्या टीचिंग एड्स का यूज करोगे, वो हमें अस 4 हो गया। फिर यू का मतलब है अब आप उन्हें अप्लाई करेंगे तो यूटिलाइज करेंगे। जब आपने यूटिलाइज कर लिया तो फिर R4 आपको रिक्वायरमेंट है किस चीज की, R4 आपको रिक्वायरमेंट है बच्चे का एक्टिव होने की, लर्नर की एक्टिविटी की जरूरत है। और फिर E4 हम बाद में उसको क्या कर देते हैं, इवेलुएट कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग A4 एक्टिविटी नहीं था, A4 एनालाइज द कंटेंट को एनालिसिस करना नहीं था, एनालाइज करना था लर्नर को। इसमें भी एनालाइज द लर्नर। फिर हम एम रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते हैं, सेम ही बात है। फिर हम मेथड को सिलेक्ट करते हैं और मीडिया और मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, एक ही बात है। लेकिन फिर हम उसे एक्सटेंड नहीं करते, हम उसे इवेलुएट करते हैं। इसलिए मैं किस ऑप्शन को मार्क करूंगी, डी ऑप्शन को मार्क करूंगी, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये हमारे आईसीटी टूल्स में आएगा, तब मैं अच्छे से आपको ये मॉडल समझाऊंगी, तब याद हो जाएगा। अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि कुछ नहीं, ये बताना था कि अश्योर मॉडल के अंदर जो ये अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, इनका मीनिंग क्या था, उनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके सब्जेक्टिव, अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन का पूछ रहे हो, इसमें क्या है कि अधिगम का आकलन होता है, तो कि मैंने क्या सीखा मैं उसका असेसमेंट कर रही हूँ, तो वो हमारा फाइनल एग्जाम होते हैं। और एक होता है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन मतलब मैं बीच में लेती हूँ ड्यूरिंग प्रोसेस, तो होमवर्क चेक क्लासरूम के दौरान किया जाता है। तो ये 4 का एग्जाम्पल था, ना कि ऑफ का, इसलिए मैंने 1 को मार्क किया। हाँ जी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है, जिस नाम से आपका चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक, वहां से जा सकते हो। अगला बताओ, टीचर सेंटर्ड अप्रोच का एग्जाम्पल नहीं है, आपको ये बताना है टीचर सेंटर्ड में कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे, बताओ क्या आएगा, टीचर सेंटर्ड में कौन सा नहीं है। अनफेमिलियर और abstract concept are directly explained by the teacher। ये बात तो सही है, टीचर सेंटर्ड में यही होता है कि कोई भी एग्जाम्पल हो, कुछ भी समझाना हो, टीचर क्या करेगा, डायरेक्टली एक्सप्लेन करेगा। ये तो इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं वो पहले से डिस्क्राइब कर दिए जाते हैं कि निर्धारित समय पर वो हमें क्या करना है, पूरा करना, ये भी है। बड़ी साइज के जो क्लासरूम होते हैं वो आसानी से हैंडल हो जाते हैं, टीचर अपने हिसाब से पढ़ा रहा है, शांति मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन यहां पर दे रखा है इनफ स्कोप फॉर डिस्कशन। जब टीचर सेंटर्ड है तो बच्चों को डिस्कस करने का कोई स्कोप नहीं दिया जाता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। वेरी गुड, एकदम सही बताया। नेक्स्ट बताओ फिर, मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका काम है, मुख्यतः प्रभावी प्रशिक्षण किसका काम करता है, जल्दी बताएंगे।
क्या टीचर की ऑनेस्टी काम में आएगी? देखो, टीचर को ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतनी चाहिए, टीचर को पैशनेट होना चाहिए, टीचर को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, टीचर को कंटेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, टीचर को एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी कि सहानुभूति दिखाए दूसरे को इस तरीके से। लेकिन दूसरा ऑप्शन कह रहा है टीचर की एबिलिटी स्टूडेंट को कितना सिखा पाए, टीचर का क्या एटीट्यूड है पढ़ाने के प्रति, और टीचर की क्या स्कॉलरशिप है। चारों में से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि प्रभावी शिक्षण कब होगा, टीचिंग हमारी प्रभावी कब होगी, जब जो मैंने सिखाया वो आप सीख पाए। तो टीचर की वो एबिलिटी जो बच्चों को सिखा पाए, जो उनके दिमाग में डाल पाए, जो परमानेंटली उन्हें याद करवा पाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। अगला बता दो फिर। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होती है? बताइए, कौन सी भूमिका नहीं होती है? अगर आप एक विद्यार्थी के जीवन में ज्ञान की संरचना कराना चाहते हो तो शिक्षक क्या काम नहीं करता है, कौन सा काम नहीं करता है, ये बताना है। ये भी पीवाईक्यू है, सारे पीवाईक्यू हैं आज वाले आपके। आपने 4 क्लासेस कंप्लीट कर ली, मजा आया? चलो अच्छी बात है, मेरे एफर्ट्स कुछ तो रंग लाए, अच्छा लगा सुन के। बताइए, वो सपोर्ट करता है टीचर कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए? हाँ सही बात है, हमें लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बच्चे आपस में ना करें, तो हमें कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना है। फोकस करना है रियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर, ताकि हम रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनसे उन्हें कनेक्ट कर पाए, ये बात भी सही है। डिस्करेज करना किसके लिए? सेल्फ एनालाइज या सेल्फ असेसमेंट के लिए? नहीं भाई, टीचर का काम होता है कि बच्चा खुद का मूल्यांकन करे, इसलिए हम उसे इनकरेज करें। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे आंसर सी सही है तो भी आप डी को पढ़ के जरूर आओगे, क्या पता उसमें बेस्ट हो। बीइंग सेंसिटिव टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ईच स्टूडेंट, और हर बच्चे के प्रायर नॉलेज को चेक करना, उसके प्रति सेंसिटिव होना, ये काम भी टीचर का है। तो इसका मतलब हमारे पास एकमात्र नेगेटिव ऑप्शन बचता है कि स्टूडेंट को सेल्फ असेसमेंट के लिए डिस्करेज करना नहीं, इनकरेज करना होता है। तो मैं आंसर सी को मार्क करूंगी। नेक्स्ट बताओ फिर। यदि स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में तो टीचर को क्या करना चाहिए? अगर बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो एक टीचर का काम क्या है उस जगह पे? बताओ क्या आएगा? टेल देम दैट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडी लीड टू गुड रिजल्ट। बच्चे को ये बताएंगे भाई इंटरेस्ट लोगे ना तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और मान जाएंगे, वो बात तुम्हारी है ना। इतने भले भी नहीं बैठते वहां पे जो आपके एक बार कहने से मान लें। फाइल ए कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स। प्रिंसिपल और उसके अभिभावकों को जाकर के कंप्लेन करोगे कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। फाइंड आउट करोगे उन कॉजेज को कि किन वजह से इंटरेस्ट की कमी है, और फिर उनको एक करेक्ट मेजर, मतलब उनको एक करेक्टिव मेजर देंगे, उनको सुधारात्मक कदम उठाओगे। उनसे पूछोगे कि क्यों नहीं ले रहे हो इंटरेस्ट। देखो, पूछना अच्छी बात है, लेकिन पूछ के कुछ करोगे या सिर्फ सुनना है? कहानी सुननी नहीं है, कारण जानेंगे कि क्या रीजन है, और फिर उसके ऊपर सुधारात्मक क्या करेंगे, कदम उठाएंगे। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट बताओ। विषय केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता कौन सी है? सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। ना तो टीचर सेंटर्ड पूछ रहा है, ना ही आपका स्टूडेंट सेंटर्ड, इन्होंने पूछा है सब्जेक्ट सेंटर्ड। हाँ, 10th क्लास की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, और दोस्त उसका कोई इलाज नहीं, हमने करने की कोशिश कर ली, कुछ फोन में वो खुल रही है, कुछ में नहीं हो रही। क्लास बहुत फास्ट चल रही है, थोड़ा धीरे चलना है क्या भाई? बता दो, कोई बात नहीं। मैं उसकी है ना ओरिजिनल पीपीटी वाली पीडीएफ डलवा दूंगी, ठीक है, 10th क्लास की, और उसके आंसर आप एक बार वीडियो चला करके मार्क कर लेना। द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फुलफिल्ड थ्रू द टेक्स्ट बुक्स। इसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसके माध्यम से विद्यार्थियों की जरूरतें पूरी होती हैं। टेक्स्ट बुक सिर्फ एकमात्र सोर्स नहीं है भाई। सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात करें तो टीचर के पास एकमात्र साधन वही है, तो इसका मतलब ये तो गलत लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि इसके अंदर रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे जोर डाला जाता है, नहीं, रियल लाइफ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हो तो। फिर तीसरा डी ऑप्शन कह रहा है कि क्वांटिटी ओरिएंटेड आउटपुट की बजाय क्वालिटी पे फोकस किया जाता है, ये भी गलत है। फिर हम ये कह सकते हैं जो लर्निंग की नीड होती है स्टूडेंट की वो किसके द्वारा फुलफिल हो रही हैं? ओनली एंड ओनली बुक्स के द्वारा हो रही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अगला बताओ, कक्षा का अनुशासन जो है वो किस बात पर निर्भर करता है? एक कक्षा के अंदर जो अनुशासन बनाए रखना है वो किस बात पे निर्भर करेगा, जल्दी से बताएंगे। स्टूडेंट और टीचर का रेशियो मेंटेन रखना, कंटेंट की नॉलेज होना, और एकदम स्ट्रिक्ट बिहेवियर होना, और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होना क्लासरूम के अंदर। बताओ क्या होगा? हाँ, मिल जाएगा कुछ दिन में, सारे प्रिंटेबल नोट्स मैं तैयार करवा रही हूँ, 3-4 दिन में आपकी फाइनल टीचिंग एप्टीट्यूड का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं दीप। लगा दिया फॉर्म आपने? यहाँ देखो, मेंटेन करना स्टूडेंट और टीचर का रेशियो, सही बात है। अगर किसी क्लासरूम में बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो टीचर को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा, सही बात है। कंटेंट, कंटेंट की समझ पढ़ाने में काम आएगी, डिसिप्लिन मेंटेन करने में काम नहीं आएगी। फिर कह रहा है स्ट्रिक्ट बिहेवियर, ये बात सही है। अगर मैं होती बहुत ज्यादा खड़ूस तो फिर तो आप डरते, आप शांत रहते, आप फालतू की बातें ना करते, तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। डी कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो क्लासरूम का। भाई यहाँ पे अच्छा सब कुछ चल रहा है तो क्या बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे, जिनको लातों के बहुत बातों से नहीं मानते? तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा आंसर ए और सी में से मार्क करेंगे। ए एंड सी मुझे नजर आया फोर्थ में, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। क्यों जा रहे थे बी की तरफ, क्यों गए थर्ड की तरफ, क्यों आया तुम्हें दो वाला ख्याल? डी आंसर होगा इसका। इतना भी थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्वेश्चन का आंसर देने की जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, कहीं नहीं जाना, आराम से पढ़ेंगे 6 बजे तक, 7 बजे तक। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा शिक्षक श्रेष्ठ होता है? कौन से टीचर को आप बेस्ट कहोगे? वो टीचर जो हर रोज कक्षा में आता है, वो टीचर जो विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है, वो जो विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए तैयार करता है, और वो जो विद्यार्थियों से एकदम मीठा बोलता है। अकेला मीठा बोलने से कुछ नहीं होगा, उनको तैयार भी करना होगा, उनको पढ़ाना भी होगा। तो अकेले बातें लगाने से तो काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाना भी पड़ता है। दूसरी बात, अगर मैं हर रोज क्लास लगाऊं लेकिन मैं आप लोगों को वो कंटेंट क्वालिटी वाला नहीं दे रही, तो क्या फायदा भाई? एक टीचर जो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन कर दे, यहाँ आपको आंसर ना आए, मैंने हेल्प कर दी, नहीं, सी नहीं होगा, बी होगा दोस्त। उससे काम चल जाएगा? नहीं, मैं आपको इस तरीके से ट्रेन करूं कि वैसा कोई और क्वेश्चन आए तो आप अपने हिसाब से कर पाए। तो हमें प्रिपेयर करना है, सिर्फ हेल्प करके उनको किसी का सहारा नहीं बनाना, उन्हें डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाना है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि स्टूडेंट एक डिपेंडेंट चर होता है, एक आश्रित चर होता है, उसे एक स्वतंत्र चर बनाना है हमें टीचिंग का। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले का जवाब दो, क्या होगा? चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषता कौन सी है? चिंतन स्तर कौन सा बताया था? रिफ्लेक्टिव लेवल। और मैंने आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग तीनों बता रखे हैं, और उससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर, देख लो। जल्दी से जवाब दो, क्या लगाना चाहोगे, कौन सा आंसर आपको पसंद आया यहाँ पे, जल्दी बताना। निम्न में से कौन सी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषता है? ये वेरी थॉटफुल टीचिंग है। हमने 3 लेवल पढ़े थे। एक था हमारा मेमोरी लेवल टीचिंग, ठीक है, कौन सा था? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल के बाद में हमने बात की थी अंडरस्टैंडिंग लेवल की। किसकी बात की? अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात की, समझने की बात की। और फिर हमने बात की थी रिफ्लेक्टिव लेवल की। उसके बाद में हमारा क्या आता है? रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। अब यहां से ध्यान से देखो, मेमोरी लेवल में तो फोकस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ रटने के ऊपर, जो आपके सामने फैक्ट्स है उनको आप रट रहे हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप उन फैक्ट्स, उन आइडियाज के बीच में क्या कर रहे हो? रिलेशनशिप देख रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए क्या करते हैं? चीजों को डिस्कवर करते हैं, अपने हिसाब से उन चीजों का आंसर, उन प्रॉब्लम का समाधान करते हैं। ये जो मेमोरी लेवल है, इसमें कोई विचार नहीं होते, सिर्फ आंख बंद करके रटना होता है चीजों को, तो ये हमारा थॉटलेस है। जब हम समझते हैं तो हमारे विचार आते हैं, तो ये हमारा थॉटफुल हो जाएगा। लेकिन ये विचारों के ऊपर भी विचार करना है, तो इस रिफ्लेक्टिव लेवल को कहा जाता है वेरी थॉटफुल या मोस्ट थॉटफुल। इसे क्या कहा जाता है? वेरी या मोस्ट थॉटफुल लेवल कहा जाता है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हैं तो क्या बताया गया कि ये रिफ्लेक्टिव लेवल कैसा है? वेरी थॉटफुल टीचिंग है। यस मैम, एकदम सही है।
दूसरा कह रहा है इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर है वो एकदम फ्री होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि एक विषय वस्तु तैयार कर दी बस ऐसा ही रहेगा, हम वो एकदम फ्रीडम है, हम कैसे पढ़ना चाहें जिस तरीके से चले, उसका कोई पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बात भी सही है। तीसरा कह रहा है स्टूडेंट प्ले पेसिव रोल, नहीं, बच्चे खुद करते हैं। यहाँ पर एक्टिव कौन होता है? लर्नर होता है। इसलिए सी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। जिसमें सी आ रखा है कट कर दो, हमारा बी ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। ओनली डी होगा ही कैसे जब हमने दो पहले से निकाल ली। यहाँ पर सोर्स ऑफ मोटिवेशन बाहरी नहीं होता, अंदर होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमेशा इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। इसलिए हम बात करें तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। ए और बी कौन से ऑप्शन में था दोस्तों? डी ऑप्शन में था। तो मैं फोर्थ को मार्क करूंगी। क्या आएगा इसके अंदर? ए एंड बी आएगा। क्या लगाएंगे इसके अंदर? ए एंड बी का यूज करेंगे। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? जल्दी जवाब दो, क्या आएगा? जल्दी जवाब दो, क्या होगा? इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअल चैलेंज स्टूडेंट, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक दृष्टि बाधित बच्चे को पढ़ाने की, जो विजुअली क्या है? चैलेंज्ड है, विजुअली इम्पेयरमेंट है। तो आप उस नॉर्मल स्टूडेंट के साथ में आपको पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे क्लासरूम में उस बच्चे के लिए? बताओ क्या डिसीजन आप लेंगे उस बच्चे के लिए? थिंक ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड यू कैन नॉट हेल्प, ये सोचोगे कि भाई ये इसकी किस्मत में था और मैं कुछ नहीं कर सकता? तो ये तो नहीं होगा। हाँ, 12 के क्वेश्चन चेक करेंगे। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लास, की सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसके साथ में करेंगे। ठीक है, ऑप्शन को काटना नहीं है। नोट गिव एक्स्ट्रा अटेंशन, उसे ज्यादा हमें वो नहीं देना है, अटेंशन देना है भाई, स्पेशल चाइल्ड है वो, नहीं, ये गलत है। अरेंज करना एक सीट इन द फ्रंट रो, आखिरी पहली रो के अंदर उसे बिठाना है और फिर उस बच्चे की जरूरत के हिसाब से उसे पढ़ाना है। आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया, हम तो डी तक ऐसे ही पहुंचे। आंसर तो हमारा क्या था? ए ऑप्शन करेक्ट था। देख लेती हूँ मैं कुछ गलत ना करवा दूं। कह रहे हैं कि मैम 12 का चेक करो। 12 में क्या चेक करना था भाई? यही तो था कि क्लासरूम के अंदर अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टीचर का रेशियो, कि क्लास में टीचर कितने और स्टूडेंट कितने। एक टीचर के आगे 100 बच्चे रख दे तो डिसिप्लिन काहे को मेंटेन करे? बेचारे की टीचर की गलती थोड़े ना, एक टीचर को 35-40 के अराउंड दे रहे हो, उनको कंट्रोल कर सकता है। लाखों स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए पीछे एक और होना चाहिए जो उन्हें देखता रहे, उनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करे, टीचर पढ़ाएगा उस केस में। तो ये जरूरी है। टीचर का नॉलेज, कंटेंट नॉलेज आपका मैनेजमेंट में हेल्प नहीं कर सकता, और क्लासरूम का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है वो भी हेल्प नहीं करता। सही तो बताया है, ए और सी होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है जो मेजरमेंट का गुण नहीं है? मेजरमेंट का गुण नहीं है, आपको ये बताना है। टीचर को कठोर नहीं बनना चाहिए। अरे बनना तो नहीं चाहिए कठोर, लेकिन आप ये देखो ना उसमें कहीं पर ऐसा ऑप्शन है क्या जिसको आप इलिमिनेट कर पाए? ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कठोर नहीं बनना होता। लेकिन स्ट्रिक्ट बिहेवियर जो होता है टीचर का, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है हम ये देख रहे हैं। डिपेंड तो दोनों चीजों पे करेगा ना। अगर व्यवहार उसका, ये नहीं कहा गया कि क्या करना है टीचर को, इसमें ये पूछा कि उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, तो इफेक्ट तो डिसिप्लिन के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट बताओ, कौन सा मापन की विशेषता नहीं है? जो मेजरमेंट होता है, हमने ये बताया कि 10 में से आपके 8 मार्क्स आए, ये मेजरमेंट था जिसमें हम क्या बता रहे हैं? नंबर बता रहे हैं। जिसमें हम क्वांटिटी बता रहे हैं, ये मात्रात्मक होता है। ये मात्रात्मक है तो ये यूनिवर्सल है नेचर में। यस मैम। नॉन कंपैरेटिव नेचर कहाँ से आ गया? कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, किसी के 7 आए, मैं कंपैरिजन कर सकते हो उनके बीच में। तो नॉन कंपैरेटिव नहीं कह सकते, तो यही इसमें नहीं की कैटेगरी में चला जाएगा। बट और पढ़ो, ये ऑब्सोल्यूट होता है। यस, 8 है तो मतलब 8 ही नंबर है, ऑब्सोल्यूट है। कोई डायमेंशन काम नहीं करती। जैसे आप रेशियो बता रहे हो किसी का, बताओ कौन सा डायमेंशन लगा दोगे? इसलिए हम क्या करेंगे, वहां पर बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। किसको मार्क कर देंगे? बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे वहां से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टूडेंट यूज देयर फिंगर्स टू कैलकुलेट नंबर्स विच मैक्सिमम इज यूज्ड। एक बच्चा कैलकुलेशन करने के दौरान अपनी फिंगर्स का यूज कर रहा है कैलकुलेट करने में। तो बताइए कि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कौन सा मैक्सिम लग रहा है? बच्चा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चल रहा है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चल रहा है, पर्टिकुलर टू जनरल है, या नोन टू अननोन है? जल्दी से सोच समझ के जवाब देंगे। 17 का आंसर क्या होगा?
हाँ, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, सबके लिए। क्या आएगा बताओ? 17 का आंसर बी बता रहे हैं। जब मैं किसी चीज को सिंबलाइज कर देती हूँ, आपको कौन पढ़ाना है और आप इस तरीके के कैप लेके आ जाते हैं कि मुझे बच्चे को शंकु पढ़ाना था, आपको बच्चे को सर्किल पढ़ाना था, आपको एक गोला पढ़ाना था, वर्त पढ़ाना था, और आप क्या ले आए? एक बोल बच्चे के सामने ले आए। तो आप क्या कर रहे हो? उनका जो सिंबल है उनको हम रख रहे हैं बच्चों के सामने। तो बच्चे को जब काउंटिंग करनी थी, नंबर कैलकुलेट करने थे, तो उसने अपने हाथों के अंगुलियों का यूज कर लिया। ये कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट हो गया। आंसर हमारा बी होगा। क्या होगा आंसर? बी होगा। नहीं नहीं गौरव, डी नहीं, बी होगा दोस्त। नेक्स्ट देखो, कौन सा कथन है जो आगमनात्मक विधि के बारे में सच बताता है? आगमनात्मक विधि के बारे में सच कौन सा है? इंडक्टिव मेथड के बारे में जानकारी देनी है, क्या होगा? इंडक्टिव मेथड कौन सा होता है? मैंने आपको दो बताए, एक डिडक्टिव होता है जो हमारे अरिस्टोटल ने दिए थे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव में पहले बताया जाता है एग्जाम्पल, उसके बाद में क्या बताया जाता है? रूल बताया जाता है। ये एग्जाम्पल के बाद में रूल पे आता है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, इट स्टार्ट विद फॉर्मूला, रूल एंड कॉन्सेप्ट एंड एंड्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले फॉर्मूला कहाँ से आ गया भाई? पहले तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और फिर फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब चेक करो, ये तो कह रहा है कि सब आएंगे, सब के सब क्यों आएंगे जब हमने ए कट कर दिया? तो ये नहीं आएगा। फिर कह रहा है सी ओनली, अकेला सी ऑप्शन होगा। अकेला सी कैसे होगा? बी भी तो इंक्लूड था, तो ये भी कट गया। बी को हमने ए को एलिमिनेट किया, तो ए को मैंने यहां से हटा दिया। ओनली डी का मतलब ही क्या रह गया? तो हमारे पास बच गया बी और सी ऑप्शन। क्या बच गया दोस्तों? बी और सी ऑप्शन बच गया। कि एक तो ये, अगर देखो ये बात समझे आप क्या कहना चाह रहा है, करेक्ट एंड वैलिड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एम्प्लॉइंग इंडक्शन अगेन। अगर मैंने बच्चे को ये सिखा दिया कि जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया कि हमारी कैट है वो किस तरीके से बोलती है, बच्चे ने बताया म्याऊं, म्याऊं की आवाज होती है उसकी। तो अगर वो म्याऊं की आवाज है, तो इस तरीके से हर बिल्ली को हमने जनरलाइज कर दिया कि हर कैट की, हर बिल्ली की आवाज कैसी होती है, यही होती है। लेकिन इसका रिवर्स करोगे तो जरूरी नहीं बच्चा समझ पाए, तो एक डायरेक्शन में चलता है। इसलिए ए और हम बी और सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहां से थर्ड ऑप्शन डन है। राधे राधे जी, राधे राधे। अगला बताओ, कक्षा के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए? एक कक्षा के अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए? जल्दी जवाब देंगे। बताओ क्या आएगा? कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? अब्स्ट्रक्ट होना चाहिए? नहीं। नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए? काल्पनिक या एम्पैथेटिक? एम्पैथेटिक होता है एक दूसरे के प्रति इमोशंस का ध्यान रखना है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यूनिट सी के भी, थर्ड के भी मिल जाएंगे, फोर्थ के भी मिल जाएंगे। दोस्तों कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हो तो प्लीज जरूर करना, मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी रहूंगी। आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। यदि शिक्षक विषय चुनने में मदद करता है तो उसकी भूमिका क्या है? यदि एक टीचर आपको कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, अब मेरे पास आए कि मैम ग्रेजुएशन में मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, और मैं आपको सलाह दे रही हूँ कौन सा लेना चाहिए, तो आप मुझे ये बताओ इसके लिए उसे क्या बोलेंगे? टीचर का रोल यहाँ पर किस चीज का होगा? वो एडवाइजर होगा, काउंसलर होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, कौन होगा? स्लाइड साइज बड़ा तो हो सकता है, बट बड़े क्वेश्चन आते नहीं ना फिर उस साइज के हिसाब से, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं और बहुत से बच्चों ने सी बताया, लेकिन ए कहने वाले भी बहुत थे। देखो इंस्ट्रक्टर तो होगा ही नहीं, फ्रेंड भी नहीं होगा। आप दोनों का, आप दो इन ऑप्शन में कंफ्यूज हैं कि हम काउंसलर कहें या एडवाइजर कहें। सपोज दैट मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूँ कि आजकल है ना साइंस मैथ वाले बच्चों की थोड़ी ज्यादा वैल्यू की जाती है, ये पर्सपेक्टिव बता रही हूँ सोसाइटी का, मेरा नहीं है, कि आप है ना मैथ साइंस लो, अगर पढ़ना है
होशियार हो तो मैथ साइंस लो, अगर मार्क्स कम आए हैं तो आप आर्ट लो। ये इस तरीके की एडवाइस दी जाती है, वो एडवाइजर होता है। अगर आप मेरे पास में आए कि मैम सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कौन सा लो, मैं आपसे पूछूंगी कि आपको किस फील्ड में जाना है, आप आगे चल के किसकी तैयारी करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना है उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन आपके पास में है, क्या क्या स्कोप है जिसके बेस पर आप काम कर सकते हो, मैं आपका इंटरेस्ट जानूंगी। हम आपस में क्या करेंगे, परामर्श विमर्श करेंगे और उसके बाद में डिसीजन लेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, काउंसलर होता है, ना कि एडवाइजर। एडवाइजर वो है कि अगर मैं मेरे ओपिनियन के बेस पे आपको जवाब दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं आपके इंटरेस्ट के बेस पे जवाब दे रही हूँ, वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंसलर हो जाएगा। तो ऐसा इसमें हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, ए ऑप्शन मार्क करेंगे। जिसने सी लिखा था सारे के सारे दोबारा से ए लिख देंगे एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक टीचर को क्या करना चाहिए, बताइए, एक टीचर को क्या करना चाहिए। जल्दी से बताओ नेक्स्ट का जवाब क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट का जवाब। कंसिडर स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग वाइल टीचिंग, पढ़ाते समय छात्रों की अधिगम गति का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि कौन सा गिफ्टेड टैलेंटेड स्टूडेंट है, कौन सा स्लो लर्नर है, किसकी गति क्या है सीखने की। क्या मुझे उस गति को अनदेखा कर देना चाहिए, इग्नोर कहीं को नहीं करना है। कंसिडर पेस ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग, सिर्फ उन बच्चों के ऊपर ध्यान देना जो बहुत बढ़िया सीखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। इग्नोर कर देना इंडिविजुअल डिफरेंस को, तो ये तो सबसे बड़ा पाप है, ये भी नहीं करना। हमें आंसर मार्क करना होगा ए। कौन सा ऑप्शन मार्क कर देंगे, ए ऑप्शन। वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट का जवाब दो। एक टीचर जो देखता है नॉलेज को स्टूडेंट का एक तरीके का उसकी व्याख्या में निहित होता है, तो वो किस बात पे बल देता है। एक टीचर का मानना ये है कि स्टूडेंट जब भी कोई बात एक्सप्लेन करता है तो उसके अंदर वो ज्ञान ऑलरेडी होता है, वो इस तरीके की व्याख्या करने में उस ज्ञान का जरूरी है। तो वो क्या कहना चाहता है, किस बात पे टीचर बल देता है, आप मुझे चार ऑप्शन के बेस पे बताएंगे। प्लीज मैम टायर 1 के लिए बुक बताओ। आप जाना किसी शॉप पे, जितनी बुक हो सारी निकलवाना, फिर जो आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, आप वो लेना। लेकिन EMRS की बुक नहीं बनी मिलेगी आपको कहीं पे भी। वो किसी बुक के ऊपर नाम अगर चेंज कर दिया हो तो वो बात दूसरी है। मैं आपको यूनिट वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ, अगर वो आपको बेनिफिशियल हो तो दोस्त आप वहां से पढ़ सकते हो। आगे की यूनिट का तो नहीं आया मैम, कह तो रहे थे, आप कह रही थी, बट मैं तो ये भी कह रही हूँ कि 4 दिन बाद में कंप्लीट ही मिल जाएगा आपको, एक साथ ही प्रिंट आउट मिल जाएगा। लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा सा शांति, थोड़ी पैसेंस बनाए रखेंगे। इतना आप समझदार हैं, बच्चे तो रहे नहीं, टीचर बनने जा रहे हैं। यहां से कहा गया अगर मैं पावरफुल लेक्चर दे रही हूँ ना तो ये टीचर सेंटर्ड हो गया। ये कैसा हो गया हमारा, टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया। अगर मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रही हूँ, ज्ञान को थोप रही हूँ, तो ये भी क्या हुआ, टीचर सेंटर्ड हुआ। अगर मैं कोई बात सिर्फ आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, सिर्फ कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ, तो ये भी क्या हुआ, टीचर सेंटर्ड हुआ। लेकिन अगर मैं बच्चों को डिस्कस और नेगोशिएट करने के बारे में कह रही हूँ, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करने की कह रही हूँ, तो ये हुआ हमारा चाइल्ड सेंटर्ड। और छात्रों की व्याख्या में ज्ञान निहित होता है। ये बात कब झलकेगी, वो ज्ञान आपको कब दिखाई देगा, जब बच्चे वहां पर डिस्कस करेंगे, जब बच्चे नेगोशिएट करेंगे किसी मुद्दे पर, तब आपको पता चलेगा। और एक जो टीचर होता है वो सबसे ज्यादा अपने स्टूडेंट से सीखता है, अपने लर्नर से सीखता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, डिस्कशन से सीखा जाएगा। ऐसा कथन पहचानिए जो गलत है, जो सही नहीं है वो आपको बताना, यानी कि आपको गलत बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताओ। मैचिंग जो टाइप क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस आइटम के अंदर हम जोड़ सकते हैं, बात तो सही है। जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो फिलर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे हमारे MCQs ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, कोई बात नहीं जी, मान लेंगे हम। एवरी सप्लाई टाइप जो आइटम है वो कन्वर्ट किया जाता है सिलेक्शन टाइप में, किया जा सकता है, हाँ कर सकते हैं। यानी कि फिलर वाला क्वेश्चन है वो हम मल्टीपल चॉइस वाले में भी डाल सकते हैं, ये बात भी सही लिखी है और ये भी सही थी। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स आइटम इज एन ऐसे टाइप आइटम, अगर मैंने किसी क्वेश्चन का रेस्पॉन्स, किसी क्वेश्चन का जवाब एकदम एक्सटेंडेड फॉर्म में दिया, विस्तृत रूप में दिया, तो एक ऐसे टाइप आइटम बन जाता है, ये बात भी सही है। फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो क्रिएटिविटी को अच्छे से मेजर करते हैं। नो मैम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करते, वो तो सब्जेक्टिव होते हैं। गलत ऑप्शन हमसे पूछा था, तो मैं क्या मार्क कर दूंगी यहाँ से, डी। गलत ऑप्शन के लिए क्या मार्क कर देंगे, डी ऑप्शन। अगला बता दो, कौन सा इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है, यूनिट टेस्ट का। ऐसा क्वेश्चन तो हमने शायद किया हो आज, ऐसा क्यों लग रहा है।
रिजल्ट शेयर किया गया पेरेंट्स के साथ, लिमिटेड नंबर। ओ, इसका मतलब सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन दो बार आए हैं। दो बार ये मेरी स्लाइड में नहीं आए, मेरे कंटेंट में नहीं आए, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, दोनों के दोनों। हाँ, उसका रिपीटेड क्वेश्चन है, तभी मैं सोच रही ये क्वेश्चन दोबारा से आया है। बताओ अब इसका आंसर। हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होता। अगला बताओ, क्रिएटिव स्टूडेंट कौन सा होता है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ऑप्शन के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर आप हमारे साथ में इतने दिन से जुड़े हैं तो बिल्कुल नहीं होंगे। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। क्रिएटिविटी क्या होती है और इंटेलिजेंस क्या होती है। एक होती है इंटेलिजेंस, जरूरी नहीं हर इंटेलिजेंट व्यक्ति क्रिएटिव हो। अगर मेरे अंदर इंटेलिजेंस ऐसी है कि मैं चीजों को याद समझ के ही मैं याद कर पाती हूँ, जो चीज मैंने पढ़ी है, जो मैंने सीखी है, बस वही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतने ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, बट बड़े क्रिएटिव माइंड होता है उनका, नई नई चीजें बड़ी जल्दी खोज लेते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, इनको कभी भी मर्ज मत करना। तो मेमोराइज करने की एबिलिटी तो नहीं है, अबव एवरेज आईक्यू लेवल इतना भी नहीं है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियाज की प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाता है तो ये तो एक तरीके की इंटेलिजेंस हो गई, लेकिन उसके अंदर क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके विचारों की मौलिकता हो, वो क्रिएटिविटी है। कि जो विचार दिमाग में आए वो ऑथेंटिक हो। ऐसे फालतू के सपने तो हम पता नहीं कौन कौन लेते हैं, इसका मतलब सारे के सारे क्रिएटिव थोड़े ना है। तो हमारे जो विचार है उनके अंदर ओरिजिनलिटी हो, मौलिकता हो, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी हो, सिचुएशन के बिहाफ पर हम अलग अलग तरीके से सोच पाए, बस एक डायरेक्शन में बढ़ना ही क्रिएटिविटी नहीं है। वेरी गुड, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर पूछ रहे हैं कि खेल विधि का कौन सा सिद्धांत है जो आत्म अनुशासन विकसित करने में सहायक है। आत्म अनुशासन, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा। कौन सा प्रिंसिपल है जो आपके अंदर, क्रिएटिविटी से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, एक्टिविटी से नहीं आता, आपको फ्रीडम दे दी जाए तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दूं कि ये काम आपको करना है, 3 दिन में करना है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप अपने नाम को, आप अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या रहेंगे, डिसिप्लिन होकर के उस काम को करेंगे। ठीक है, आपको कैसे पता, क्योंकि पीपीटी मैंने बनाई थी, मुझे इसलिए पता कि मैंने रिपीट नहीं किया, मैंने सीक्वेंस वाइज चले थे, वरना 40 क्वेश्चन होते ही नहीं। मतलब 30 क्वेश्चन मैंने वो डाले थे, 10 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाले थे, इसलिए रिपीट नहीं है। तो अलग अलग में आया था, और ये सेम कंटेंट मैंने 2-3 बार देख लिया, तो मुझे याद है ना वो चीजें कि मैंने 2 बार पढ़ा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम किसी बच्चे को रेस्पॉन्सिबल बना दे किसी काम के प्रति, जैसे हम प्रोजेक्ट मेथड से देते हैं, तो बच्चे वहां पर खुद करते हैं, उस काम के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की होती है, तो उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, वो मजबूत होता है। 26 का समझ में नहीं आया, ये कह रहा है कि बच्चे के अंदर आत्म अनुशासन, बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन किस माध्यम से सीख सकता है, क्रिएटिविटी के लिए नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्योंकि बच्चे को जब हम किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है। आपको किसी काम की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, आप एकदम केयरफुली रहेंगे, यही तो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्याख्यान के द्वारा अगर कोई बाधा हो तो शिक्षक क्या करना चाहिए। सपोज दैट मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप लेक्चर दे रहे हैं, बीच में कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उन बच्चों के साथ में आप क्या व्यवहार करेंगे। आप बताओ क्या करोगे, उनको डांट लगाओगे, या चुप रह करके एक बार मौन रह करके उनकी तरफ ऐसे देखोगे कि बच्चा डर जाए। नहीं, ये कह रहा है कि कुछ देर मौन रह करके फिर आगे कंटिन्यू कर दें लेक्चर को। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। पनिश दोज कोजिंग, मारना तो मना ही कर रखा है, मारना तो है ही नहीं, जो हो रहा है उन्हें जाने दो, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना। तो हम क्या करेंगे, उन बच्चों को सीखने के प्रति मोटिवेट करेंगे। भाई काम की बात बता रही हूँ, सुन लो, काम आएगी जिंदगी में, 2-4 अक्षर सीख के जाओगे, एग्जाम पास कर जाओगे, एक अच्छी खासी जॉब होगी, रेस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा, समाज सुधारक में नाम आएगा आपका। ये चीजें हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला बताओ, समन्वित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका लाभ कौन सा नहीं है। अगर आपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इसका लाभ कौन सा नहीं है, कौन सा लाभ नहीं है, ये बताओ। एक तो कह रहा है कि रेडीमेड मटेरियल दे देते हैं, हमने टेक्स्ट बुक मेथड पढ़ा था और उन्होंने यही बताया था कि टीचर को कुछ भी प्लान नहीं करना पड़ता, बस जाकर के टेक्स्ट बुक पढ़ानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल।
मटेरियल मिल जाता है, बात सही है। कैन बी यूज, और उसे हम एज ए सिलेबस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपीरियंस जो टीचर होते हैं उनकी हेल्प करता है, ये बात भी ठीक है, उन्हें कुछ नहीं पता तो उस डायरेक्शन में चलते जाएंगे। लेकिन नहीं पूछा था नोट सुटेबल फॉर इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, ये इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल के लिए क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। उनके लिए क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है, और ये बात सही है, उनके लिए तो उपयुक्त नहीं है। तो मैं ऑप्शन क्या मार्क कर दूंगी यहाँ से, ए ऑप्शन को मार्क कर दूंगी। वेरी गुड, सबका आंसर आ चुका है। अगला बताओ फिर, एक शिक्षक पहले सिद्धांत और नियम बताता है, फिर उदाहरण देता है। आपने पहले तो रूल बताया, नियम बताया, उसके बाद में आपने एग्जाम्पल दिया, तो ये कौन सा मेथड है दोस्तों? जल्दी जवाब दो, कौन सा मेथड होगा जब आप पहले रूल पढ़ा रहे हो फिर आप एग्जाम्पल दे रहे हो? पहले रूल फिर एग्जाम्पल, कौन सा मेथड होगा? डिडक्टिव मेथड। कौन सा हो जाएगा? डिडक्टिव मेथड। क्या होता है डिडक्टिव मेथड में? पहले रूल फिर एग्जाम्पल। इंडक्टिव में क्या होता है? पहले एग्जाम्पल फिर रूल। अधिगम के लिए आकलन की कौन सी विशेषता नहीं है? इस बार हमसे पूछा है फॉर लर्निंग का, और पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था ऑफ लर्निंग का। देख सकते हो, एक टीजीटी में आया था क्वेश्चन और एक ये पीजीटी में आया था। असेसमेंट फॉर लर्निंग का गुण कौन सा नहीं है? अधिगम के लिए आकलन, यानी कि जो मैं क्लासरूम के दौरान आपसे क्वेश्चन करती हूँ, वो जो हमारा आकलन होता है वो कभी भी जजमेंटल नहीं होता, इवेलुएटिव नहीं होता। आंसर तो हमें पहले ही मिल गया, लेकिन फिर भी मैं सबसे एक बार हाय हेलो तो करे आती हूँ। तो बी ऑप्शन क्या बताता है कि कंटिन्यूअसली फीडबैक देता है। सही बात है, क्लास में भी क्वेश्चन करते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद भी करते हैं, यूनिट टेस्ट भी लेते हैं, सब कुछ करना होता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या बच्चे की खूबियां हैं, क्या बच्चे की खामियां हैं, और उन खामियों के ऊपर हम क्या कर पाए, सुधार कर पाए, बच्चे को रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करवा पाए। डी ऑप्शन कहता है कि ये बच्चे को अपनी इंप्रूवमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मेरी टीचिंग क्या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है या नहीं, मैं एक सही गोल के प्रति जा रही हूँ या नहीं जा रही, और बच्चों ने जो सीखा वो क्या सही है या नहीं है। तो हमारा ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसी में से थे। हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो मैं ऑप्शन मार्क कर दूंगी ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हंसे क्यों आप लोग? हंसे किस बात की आ रहे हैं? अगला बताओ, व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ए टीचर? एक टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आगे वाले 8-9 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सारे के सारे ये बता रहे हैं कि एक टीचर का काम क्या है, एक टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टीचर के क्या गुण होने चाहिए। तो आप समझ लो, जान लो कि आपके क्या क्या गुण होने चाहिए। फटाफट देखो, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताना है। देखो, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना मेरा काम है। अगर आप में से कोई बकवास करेगा तो मैं उसे ब्लॉक करूंगी, मजाक की बात है। आ जाओ। टू बी पंक्चुअल, मुझे हर रोज 5 बजे आना होगा। वो 2 मिनट लाइव करने में लग जाती है, माफी चाहती हूँ, ये मत कहना मैम आप 5-2 पे आते हो। ये रिमूव करता है डिफिकल्टीज स्टूडेंट की, बात सही, आपको जहां प्रॉब्लम आएगी वहां पे मैं करूंगी। और बी एक गुड ओरेटर, मेरा बोलने का तरीका, मेरा कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि टीचर को एक रोल मॉडल माना जाता है। तो बताओ इनमें बेस्ट क्या होगा? बेस्ट तो यही है कि जहां मैम हम अटके आप वहां बता देना, बस आप हमें वो स्कैफोल्डिंग दे देना, आप हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट कर देना, बाकी हम संभाल लेंगे, पेपर में जो आएगा हम ले लेंगे सिलेक्शन। डन है? एग्री करते हो तो एक थम्स अप और एक लाइक जरूर कर दो सबके सब, नहीं किया तो देखना फिर। अगला बताओ, नेक्स्ट का जवाब देंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक के वो कथन जो छात्रों के उत्तर को विस्तृत करने के लिए किए जाते हैं, उन स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है? बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है? जल्दी से जवाब देंगे। सबके सब रेडी हैं, फिर ठीक है। कोई नहीं, डिस्ट्रैक्शन होता है तो चैट को बंद रख लो अपनी, कोई बात नहीं। क्या आएगा? प्रोबेबिंग। वेरी गुड। ये जो प्रोबेबिंग वर्ड होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि मान लो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन के ऊपर मैं दोबारा, आपने आंसर दे दिया, सही आंसर था, लेकिन फिर मैं ये ना कहूं कि चलो ठीक है बैठ जाओ, मैं कहूं कि अच्छा ये बताओ अगर इसमें हम ये कंडीशन लगा दे तो फिर क्या होगा। अब बच्चे को एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। फिर मैं कह दूं क्यों क्यों ऐसा ही क्यों हुआ, तो बच्चा दोबारा से सोचेगा, तो उस स्टूडेंट का जो आंसर है वो क्या करेगा, यहाँ पर इलेबोरेट होगा, विस्तृत होगा। उसके लिए जो मैंने क्रॉस क्वेश्चन किए हैं उनको ही क्या कहा जाता है? प्रोबेबिंग कहा जाता है। दोस्तों आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। अपने कार्य में निपुण होना चाहिए टीचर को, क्यों होना चाहिए?
मैं अपने कामों के अंदर एकदम निपुण हूँ, एकदम दक्ष हूँ, एकदम एक्सपर्ट हूँ, तो ये चीज किस में हेल्प करेगी मेरी? बेस्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। जोर से बोलो। जय माता दी। 32 वापस समझाएं? 32, 32 में क्या था? प्रोबेबिंग का मतलब पूछा गया था। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने जवाब दे दिया, फिर मैं उस जवाब पे ये पूछूं क्यों, ऐसा ही क्यों होता है? ठीक है, इस तरीके से जो हम क्वेश्चन करते हैं उनको प्रोबेबिंग कहा जाता है, ताकि बच्चे का आंसर और ज्यादा उस क्वेश्चन के ऊपर डेप्थ में उसकी समझ बने, उसे हम प्रोबेबिंग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा, टीचर का काम होता है स्टूडेंट उनसे नॉलेज को गेन करते हैं, स्टूडेंट वहां पर अंडर कंट्रोल हो जाते हैं। ये बात तो गलत है। स्टूडेंट उनको ट्यूशन पढ़ाएंगे तो स्कूल में काहे को भेजा है बच्चों को, तो ये गलत है। स्टूडेंट विल गेट प्रॉपर गाइडेंस, गाइडेंस तो मिलेगी, लेकिन बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ए और डी में दोनों ऑप्शन इक्वली बराबर हैं। डिपेंड करता है कि हम ए माने या डी माने, डिपेंड इस बात पे करेगा कि हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। प्रायोरिटी हमारी नहीं, उस एग्जामिनर की चलेगी। पीवाईक्यूज के थ्रू अगर बताऊं तो आंसर उन्होंने ए को माना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं पढ़ाते, टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं ज्ञान आपको दे रही हूँ, टीचिंग का मतलब ये है कि मैं आपकी लर्निंग को फैसिलिटेट कर रही हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए कि हम बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दें। बट डिपार्टमेंट के द्वारा आंसर अगर ए मार्क किया गया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम भी मजबूर हैं, हमें भी ए को ही मार्क करना होगा। अगला बताओ, शिक्षक की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो किसके साथ एडजस्ट करने की है? आप सबसे पहले किसके साथ एडजस्ट करोगे? खुद के साथ तो तुम पहले से ही एडजस्टेड हो, आपको प्रिंसिपल के साथ करने की जरूरत ही क्या है? आप बच्चों के साथ में हाथ मिलाइए ना, बच्चों के साथ में रिलेशन से मजबूत कीजिए। हर रोज मुलाकात आपकी उनके साथ होगी ना। हम्म, तो मैं खुद के साथ तो कभी फिर बातें करूंगी, पहले तो आपसे ही कर लूं, तो इंटरेक्ट 1 घंटे आपसे होता है ना, इस वजह से। ओके जी, आपने बहुत बार बता दिया है, एंड थैंक यू सो मच आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़े, क्वेश्चन का जवाब देना इस बार, तब मैं समझूंगी कि आपका ध्यान पढ़ने पे है। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहकर के महिमा मंडित किया गया है। क्यों किया गया है? टीचर को क्यों बोला गया है कि टीचर एक फ्रेंड होता है, एक दार्शनिक होता है, एक मार्गदर्शक होता है? बताइए। वो छात्रों को उच्च मानवीय मूल्यों से अवगत कराते हैं, बात तो सही है, आपके अंदर जो वैल्यूज हैं वो डेवलप की जाती हैं। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है ही इज ए ग्रेट पैट्रियट, वो महान देशभक्त हैं। देशभक्त की बात यहाँ पे नहीं की गई, देशभक्त तो आप भी हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन क्या मार्क करेंगे? ए ऑप्शन को मार्क करेंगे। काफी बच्चे हैं जो सी की तरफ जाने का उनका मन करेगा, बट अपने मन को रोक लेना, बातों में नहीं आना। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले का जवाब देंगे। एक शिक्षक या शिक्षिका का कर्तव्य क्या होता है? एक टीचर का क्या कर्तव्य होता है? जल्दी से जवाब दो दोस्तों। बच्चों के बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाना, बात तो सही है। बच्चों के शारीरिक स्तर में सुधार करना उतना ज्यादा जरूरी तो नहीं है। टू स्टेब्लिश करना एक करेक्ट वैल्यू सिस्टम बच्चों में, ये बात भी सही है, हम उन्हें मूल्य सिखाते हैं, और हेल्प करता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट में। जब इन तीनों का उस्ताद यहाँ पे है तो फिर हम किसको मार्क करेंगे? डी ऑप्शन को मार्क करेंगे। जब तीनों का ही एक बेस्ट ऑप्शन हमें डी मिल रहा है, जिसमें सारे के सारे इंक्लूडेड हैं, तो मैं किसको मार्क करूंगी? डी को मार्क करूंगी। हाँ, नेक्स्ट देखो। शिक्षण के लिए आवश्यक कौशल क्या है? शिक्षण के लिए कौन सा कौशल है, कौन सी स्किल ऐसी है जो रिक्वायर्ड है? सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी होनी चाहिए, सही बात है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, सही बात है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि मैं कोई पक्षपात ना करूं, होना तो चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, जो हमारी मैनेजमेंट स्किल है उनके अंदर, जैसे कुछ भी हो, क्योंकि टीचर का काम एक सब कुछ बच्चे को प्रॉपर लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना होता है, तो उस इन्वायरमेंट में कोई भी मैनेजमेंट इशू हो तो टीचर को संभालना पड़ेगा, ये उनका काम है। अब क्या इसके अंदर कहीं पर ऐसा ऑप्शन है? अब ए ऑप्शन तो ठीक है, मास्टरी है सब्जेक्ट की। बी, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, ये भी बेहतर हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पर हम उसके अंदर किसी तरीके का कोई पक्षपात ना हो, तो किस ऑप्शन को मार्क कर दोगे? चारों आ जाएंगे सी ऑप्शन में। वेरी गुड। अगला बताओ, शिक्षक का काम क्या है? बच्चे को सेल्फ स्टडी में हेल्प करना, बताना। सेल्फ स्टडी में मदद करता है? करता तो है मैम। मोटिवेट करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए? यस मैम करते हैं। एक गुड लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाते हैं? हाँ, ये तो सबसे प्राइमरी है। और उनके बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं उनकी मिस्टेक, कि कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा।
बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एक शिक्षक के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है बच्चे की कठिनाइयों को दूर करना। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। अगला बताएंगे, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? छात्रों के विकास को मार्गदर्शन देना, बच्चों के डेवलपमेंट को गाइड करना, उन्हें रेमेडियल हेल्प देना जब जरूरत पड़े, बात तो ये भी सही है, उनको एक इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड करना, ये भी सही है, क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट बनाए रखना, ये भी सही है। आप मुझे बताओ सबसे सही क्या है? चलो जल्दी बताओ, चारों सही है बट सबसे सही कौन सा लगा आपको? 40 का आंसर बताओ, 40 का, 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों? एक ही तरफ जा रहे हैं, वेरी गुड। हमारा मेन काम है बच्चे के डेवलपमेंट को गाइड करना, बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, इसलिए मैं कौन सा ऑप्शन मार्क कर दूंगी, ए ऑप्शन। काम चारों ही है लेकिन सबसे बेस्ट हम प्रायोरिटी देंगे ए ऑप्शन को। सारे करेक्ट हैं, बेस्ट बताना है क्योंकि हमसे पूछा है सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, वो टीचर को स्टूडेंट के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। अगला बताओ, इंक्रीज स्टूडेंट टू इलेबरेट देयर, नहीं नहीं, पूछा गया है कि प्रभावी शिक्षण के लिए प्रमुख व्यवहार कौन सा है। प्रभावी शिक्षण अगर आप देना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? आप छात्रों को अपने या अन्य के उत्तर विस्तृत करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे कि अपने आंसर को इलेबरेट करें, विस्तृत बनाएं। छात्र के कथन का सार प्रस्तुत करेंगे कि टीचर बच्चे ने क्या बताया उसको मैं समराइज करूं। आगे की प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु शिक्षक की टिप्पणियां देना होता है, या हर एक लर्नर के डिफरेंट लेवल के आइडियाज को क्लियर कट करना होता है और ये जानना होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। तो हमें ऑप्शन सबसे बढ़िया पसंद आया, डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें 36 के 36 गुण है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेकिंग आइडियाज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। फिर कह रहे हैं कि जो शिक्षक समाज में छात्रों की भागीदारी प्रोत्साहित करता है वो सुनिश्चित करता है। अगर आप क्लासरूम के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा रहे हो किसी कम्युनिकेशन के अंदर, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? जब भी हम क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन करवाते हैं तो अपोजिट व्यूज नहीं रखने, बच्चे एक दूसरे के विरोध में नहीं बोलेंगे। हाँ, सेल्फ एस्टीम की बात होगी, आत्मसम्मान की बात होगी, क्लासरूम में उनका प्रदर्शन होगा, सही बात है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, आज उनके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगे जो इन फ्यूचर उनको प्रोफेशन में हेल्प करेंगे, सही बात है। डिस्ट्रक्शन किसी आधार का अलाउड नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया बी, सी एंड डी। चेक करो, बी सी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शायद ही आपको नजर नहीं आ रहा होगा नीचे का ऑप्शन, तो देख सकते हो यहाँ से, इसके जो नीचे के ऑप्शन थे वो ये थे, बी सी एंड डी की बात की गई है। देना यहाँ तक बी सी और डी की बात की गई है। हाँ करेंगे करेंगे, बाद में बताना, जिस जिसमें डाउट है सारे चेक करेंगे। अगला बताओ, शिक्षण अधिक प्रभावी होता है जब शिक्षक किस चीज का उपयोग करता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका जवाब क्या है। जल्दी से 43 का आंसर देंगे सभी स्टूडेंट, क्या हो सकता है? एक शिक्षक कुछ भी पढ़ा रहा है तो वो कब प्रभावी होगा उसका शिक्षण? वो नहीं दिख रहा, दिखा दिया ना मैंने, फिर बाद में ऊपर कर दिया उसका आंसर। क्या लगाएं, डी। ठीक, देखो लेक्चर मेथड दूंगी तो काम नहीं चलेगा। आ गया क्या सेंटर में? लेक्चर मेथड का यूज करूंगी तो काम नहीं चलेगा, इफेक्टिव नहीं होगा। डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी तो भी नहीं होगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दूंगी तो भी नहीं होगा। बच्चे को एक्टिवली इंटरेक्ट करेंगे, हम उसको एंगेज करेंगे लर्निंग में, तभी हो सकता है। तो एक ऐसी टीचिंग होनी चाहिए, इंटरेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। 43 का आंसर डी मार्क कर दो, एकदम बढ़िया बताया, वेल डन, सबका आंसर एकदम सही है। उसके बाद में आगे बढ़े तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हो। 8 बजे आज आपकी सपना मैम की क्लास होगी, तो 8 PM के ऊपर सभी को आना है। क्लास होगी आपकी जीएस की। जीएस का सेक्शन बहुत वास्ट है जिसमें 10 ही मार्क्स का वेटेज है। अगर मैं टीजीटी पीजीटी के लिए बात करूं तो उसके लिए बैटर यही रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इस एक क्लास के ऊपर डिपेंड रह के जाएं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम 10 में से मैक्सिमम मार्क्स हम आपको दिला पाए इसमें से।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। किसी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट है, किसी क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करवाना चाहते हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपको बताती हूँ। 43 में से 30 वेल डन, बट इतने से हमें सब्र नहीं करना है, हमें थोड़ा सा लालची बनना है और हमें अपना स्कोर 43 में से 43 आए ऐसा करके जाना है। 40 आंसर करेक्ट थे, वेरी गुड। 41 थे, 43 थे, वेल डन वेल डन वेल डन। 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं। 22 करेक्ट है। नाराज निराश नहीं होना, हर कोशिशों के बाद में बेहतर होता जाता है इंसान, एक बार में कुछ नहीं होता। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट, याद रखना। हर रोज कोशिश करेंगे, हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, आने वाला अब ये टाइम जो है वो कम है, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। ये आपने देख लिया पीछे के जो 2023 में क्वेश्चन आए, 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे और जो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। और आपने यहाँ से ये देखा कि कितने बढ़िया। मैम प्लीज नोट्स अपलोड कर दो, आप प्लीज मेरी बात सुन लो कि 4-5 दिन में आपको कंप्लीट नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके वर्ड्स के लिए। घनी चोखी क्लास, अरे अरे, राजस्थान से। ज्यादा क्वेश्चन करवा दें, ज्यादा भी करवा देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, जैसा बोलोगे वैसा ही करवा देंगे। अच्छी थी, मजा आया क्लास में, फिर ठीक है। आपसे गुस्सा क्यों ना, क्या गलती की है इसका मतलब, मुझे तो याद ही नहीं, आपको पता है चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई ना कोई गलती तो की है। क्या किया जल्दी बताओ। हाँ ज्यादा करवा देंगे सौरभ जी, एमसीक्यू कल से ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगी। मैम कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें 4 ऑप्शन सही देता है, हमारा पर्सपेक्टिव जानना होता है, तो हमें थोड़ी सी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये जो पीडीएफ है इनको सेव करके रख लो, ये जो आपके बैच में उसमें टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल रही हूँ, इनको सेव कर लेना। संडे के दिन इन सभी क्वेश्चन को, अभी तक मैंने जो जो प्रैक्टिस क्लास लगाई उनके आंसर, उनके क्वेश्चन दोबारा से करने की कोशिश करना, खुद से, खुद से कोशिश करोगे वो बेहतर है। सेम क्वेश्चन को अगर 5 बार पढ़ रहे हो तो भी आपको फायदा होगा। इस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है। 10 में से कितने लाने हैं तुम्हारी मर्जी, 10 में से 11 ले आओ, बढ़िया है, बट 10 लाने हैं आपको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, 11 देंगे नहीं वो। यूनिट फेस्ट का पीडीएफ दोबारा से रिसेंड करवा दूं, ठीक है जी। हाँ हमारी ऑडियंस बड़ी कमाल की है, आपके साथ में मजा आता है, तभी मैं क्लास लेने के बाद 5 मिनट रुक जाती हूँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा द शास्त्रिक इंस्टीट्यूट हिसार। नहीं नहीं, टाइम की वैल्यू समझो, 15 मिनट पहले आके वेट मत किया करो, मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगी, आप 5 बजे करेक्ट आ जाया करो, 5:02 तक मैं आ जाऊंगी, तुम 2 मिनट वेट करोगे मेरा वही काफी है। हाँ रेगुलर क्लास होगी, अब हर रोज क्लास होगी आपकी जीएस की, आज से। केस स्टडी पेडागोजी भी करवाऊंगी, वो भी करवा दो। ओके जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल 5 बजे दोबारा बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, एक नई एनर्जी, नई क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, किसी भी बात की ना भड़क मत लिया करो, और प्लीज ये रात को 2-3 बजे कॉल कर करके टीम को परेशान मत किया करो, आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है कि मैम क्या आपके स्टूडेंट ऐसे हैं, अरे थोड़ा सा तो समझ लो, रात को भाई सोते हैं इंसान, सोने दो, पूरा दिन काम करते हैं, आपको पीडीएफ रात को 2:30 बजे याद आते हैं, उस टाइम पर मैसेज छोड़ दिया करो, दूसरे दिन सुबह दिन में उठ के अपना अलार्म लगा लिया करो कि कल 10 बजे फोन कर लेंगे, वो चल जाएगा, लेकिन कोचिंग के टाइम पे ही आप प्लीज फोन करें, ऐसा ना करें, थोड़ा सा समझदारी बरतें, इंसानियत भी रखें अपने दिल में जिंदा थोड़ी सी। ओके ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।